नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में छाया एनडीए गठबंधन, महागठबंधन की निकली हवा, देश भर में भाजपाइयों ने मनाया जश्न। लाल खदान रेल हादसे को लेकर कांग्रेसियों ने घेरा जीएम कार्यालय, दुर्घटना की जांच रिपोर्ट पर किए गए सवाल। नशे के अवैध कारोबार पर एक बार फिर सफेमा कोर्ट का बड़ा फैसला, तस्करों की संपत्ति की गई फ्रीज। और धान खरीदी प्रभावित न हो, प्रशासन ने तैयार की आउटसोर्सिंग टीम, 17 नवंबर से शुरू होगी उपज की खरीदी। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही देश भर में सियासी तापमान तेज हो गया है। छत्तीसगढ़ में भी इसका असर देखने को मिला, जहां बीजेपी की बढ़त पर जबरदस्त जश्न और कांग्रेस की करारी हार पर गहरा आक्रोश देखने को मिला। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के नतीजे अब लगभग साफ है। शुरुआती रुझान नतीजों में बदलते गए और तस्वीर पूरी तरह एनडीए के पक्ष में जाती दिखाई दी। शाम तक एनडीए 194 सीटों पर आगे रही, जबकि महागठबंधन सिर्फ 44 पर सिमटता नजर आया। इस बढ़त के साथ ही बिलासपुर में बीजेपी कार्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक जश्न का माहौल बन गया। ढोल नगाड़े, पटाखे, जीत के नारे और कार्यकर्ताओं की खुशी देखते ही बन रही थी। बिलासपुर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये नतीजे मोदी की गारंटी का असर है। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा दिखाया है और यही वजह है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनना तय हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि देश की जनता मोदी के नेतृत्व पर पूरी तरह भरोसा करती है। महंगाई, रोजगार और विकास के मुद्दों पर लोग फिर से एनडीए के साथ खड़े नजर आए। बिहार की जनता की जीत है। भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, एलजेपी, हम जो हमारे गठबंधन में वहाँ रीस है, ये इखर जीत के साथ साथ बिहार की जनता की जीत है और विकास की जीत है। मोदी जी के मेहनत की जीत है, नीतीश कुमार के मेहनत की जीत है, ओकर ईमानदारी की जीत है। जैसे कांग्रेस वाले मन चुनाव पहले बहुत तमाम प्रकार के बात करत रही से, काहे इखर पर न नीति है, न नीति के निर्धारण करता है। कोई भी एक ठो राहुल गांधी ला मुद्दा कोई भी आते धरा के चल देते कि ईवीएम हैक कर लिस करके बोल दे, फिर ओकर कुछ दिन बाद में मुद्दा ला फिर बदल देते, बोलते वोट चोरी हो गए। अरे मैं कहना चाहूँ, ईवीएम हैक कर ही कैसे? एक ठो कोई भी सॉफ्टवेयर जा रहा है, जब तक वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पाई या वो चिप नहीं लगी, तब तक कोई दुनिया के ताकत वाला हैक नहीं कर सका है। दूसरा बहाना वोट चोरी के बहाना मिल गए है और जनता समझ गए है कि अनर्गल बयानबाजी के चक्कर में इमन लुढ़क गए है। और देख रहे काक के एक ठो सीट पावत है कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने बिहार में सारी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया। नीतीश और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की जोड़ी ने जो कमाल दिखाया है, 200 लगभग 200 सीट, उनका तो सुपड़ा साफ हो गया, ऐसा मैं समझता हूँ। मैं ये बहुत बड़ी जीत है, बिहार की जनता की जीत है, बिहार की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, एनडीए की जीत है, नीतीश कुमार की जीत है। सब ने मिल के बिहार को साफ कर दिया। इधर कांग्रेस की ओर माहौल बिल्कुल उलट रहा। बिहार में लगातार पिछड़ती कांग्रेस ने इस हार का ठिकरा सीधा चुनाव आयोग के सिर फोड़ दिया है। बिलासपुर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बिहार चुनाव में निष्पक्षता नाम की कोई चीज नहीं बची है। जिला कांग्रेस कमेटी के नेता विजय के सरवानी ने कहा, चुनाव आयोग खुद सत्ता पक्ष के साथ खड़ा नजर आया। मॉडल कोड लागू होने के बावजूद महिलाओं को 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। ये लोकतंत्र की हत्या है, नतीजे नहीं जनाजा है। कांग्रेस का आरोप है कि बिहार में SIR टेक्नोलॉजी के नाम पर लाखों वोट काट दिए गए, बड़ी संख्या में वोटरों के नाम गायब मिले और बीजेपी ने मिलकर चुनाव को प्रभावित किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां तक कह दिया कि चुनाव आयोग अब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन चुका है। ईवीएम में हेरफेर हुई है, वोट चोरी हुई है और ये सब मिलकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। हालांकि कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वीकार भी किया कि जनता का जनादेश सर्वोपरि होता है और उसे मानना ही होगा, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि अगर जनादेश इतना साफ है
तो बीजेपी ईवीएम को लेकर सवालों से क्यों डरती है? जनमत है उसका कांग्रेस पार्टी हमेशा स्वागत करी है। जनता का जो साहू जी, जनता का जनमत उसका सिरोधार्य है, लेकिन यही एसआईआर है। हम कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि एसआईआर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम भारतीय निर्वाचन आयोग किस तरीके से काम करेगा, ये उसका परिणाम है। अभी आप छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर लागू किए हैं। जो नाम, जो फॉर्म है, उसको इतना जटिल बना दिया है कि आम आदमी, मजदूर आदमी, गरीब आदमी कैसे भर सकेगा। यदि किसी की बेटी यहाँ से शादी होकर गई है और किसी की शादी 2003 के बाद हुई है, तो भाग संख्या, बूथ क्रमांक, उसका मतदाता क्रमांक, वो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति, वो गरीब में खेत में काम करने वाला व्यक्ति कहाँ से ढूंढेगा। गरीब आदमियों को मत देने से रोका जा रहा है और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का काम, उनके घर तक वोटर लिस्ट पहुंच रही है। यही है एसआईआर। ये विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, भारतीय निर्वाचन आयोग ने जीता है, इसलिए उसको बहुत बहुत बधाई। लेकिन बिहार की जनता इतनी नासमझ नहीं हो सकती है कि एनडीए जो 20 साल से वहाँ सरकार में है, लोग वहाँ बेरोजगार हैं, पलायन कर रहे हैं, तमाम दिक्कतें हैं, उसके बावजूद सीटें बढ़ाकर 200 सीट तक पहुँचा दे, ये असंभव है। निश्चित रूप से यहाँ वोट चोरी हुई है। यहाँ चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी और अमित शाह, बीजेपी पार्टी, सारे लोग मिलकर वोट चोरी किए हैं और वोट चोरी का ही नतीजा है कि 200 के लगभग चोरी किया गया लगता है। एसआईआर के माध्यम से इन्होंने कांग्रेस के कोर वोटरों को काटने का काम किया है और उसके बावजूद मतदाताओं को वोट डालने से रोका गया है पर्ची के नाम पर, और अपने कोर वोटरों को अधिक से अधिक मतदान कराया गया है। इस प्रकार से वोट चोरी की गई है। उसके अलावा रात को 3 बजे ट्रक में भरकर पेटियां आ जाती है। सासाराम में आप लोगों ने देखा होगा, क्या है वो पेटियां रात को 3 बजे क्यों आ रही है, पेटियों में क्या है। इस प्रकार से तानाशाही रवैये के चलते सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जा रहे हैं। इस प्रकार से वोट चोरी कर ये चुनाव जीते हैं। ये जनमत नहीं है, ये तानाशाही है। हमारी बीजेपी की सरकार है, जिस प्रकार से पूरे देश में कोई भी चीज़ में अपना हरधर्मी कर रही है। 10-10 हज़ार रुपया चुनाव के पहले जो महिलाओं को वितरण किया गया है, सीधा मतलब वोट खरीदने का काम किया गया है। उसी प्रकार ईवीएम के बारे में पूरी देश की जनता बार ईवीएम से चुनाव कराने के लिए मना कर रही है, लेकिन वो सरकार ईवीएम से ही करा रही है। जहाँ से ईवीएम का जन्म हुआ है, वहाँ तो ईवीएम मशीन बंद हो गई है, के माध्यम से वोट करना बंद हो गया है। लेकिन हमारे देश में ईवीएम चल रहा है। ये सरकार की हठधर्मी है। ये ईवीएम के माध्यम से पेटी में वोट चोरी का ही काम हो रहा है। और कुछ नहीं, राहुल गांधी जी शुरू से कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोरी के माध्यम से ही ये सरकार अपना इतना सीट लेके आई है और सरकार बनाने जा रही है। अन्यथा देश की जनता जो है, ऐसा ना हो कि इस प्रकार का होता रहे तो नेपाल के जैसा हादसा भारत में भी होने का। बिलासपुर में दोनों दलों की प्रतिक्रिया ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि बिहार चुनाव सिर्फ बिहार की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए राजनीतिक संदेश छोड़ गया है। एक तरफ बीजेपी इसे देश में मोदी के बढ़ते प्रभाव का प्रमाण बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे लोकतंत्र की हार बता रही है। अब नजर इस बात पर है कि बिहार में नई सरकार क्या बदलाव लाती है और विपक्ष इस हार के बाद खुद को कैसे खड़ा करता है। फिलहाल बिलासपुर में जश्न और आरोपों के बीच सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिले पूर्ण बहुमत के बाद देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में भी जीत का जश्न जोरदार तरीके से मनाया गया। बीजेपी जिला कार्यालय में माहौल पूरी तरह उत्सव में बदल गया। बिहार विधानसभा की जीत का जश्न भाजपा में जोरदार मनाया जा रहा है। बिलासपुर में इसका नेतृत्व जिला अध्यक्ष दीपक सिंह ने किया, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी जुटे। जैसे ही बिहार में एनडीए सरकार बनने की खबर आई, बिलासपुर भाजपा कार्यालय में ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई देने लगी। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, आतिशबाजी की और जीत के नारे लगाए।
कार्यालय के बाहर पटाखों की तेज आवाज माहौल को और ज्यादा जोशीला बना रही थी। गुलाल उड़ रहा था, मिठाई बंट रही थी और हर तरफ बस एक ही नारा, मोदी है तो मुमकिन है। कार्यकर्ताओं का कहना था कि बिहार की जनता ने विकास, सुरक्षा और स्थिरता के लिए फिर एक बार एनडीए को चुनकर भरोसा जताया है। दीपक सिंह ने बिहार की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि ये जीत जनता का विश्वास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की जीत है। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बिहार को नए विकास पथ पर ले जाएगी और ये जनादेश देश के राजनीतिक माहौल का महत्वपूर्ण संकेत है। कार्यकर्ताओं ने बिहार की नई सरकार को शुभकामनाएं दी और कहा कि ये परिणाम देश में मजबूत नेतृत्व की मांग को दर्शाता है। बिहार की जनता ने जयप्रकाश नारायण जी की भूमि ने जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी एनडीए को दिया है, उससे यह स्पष्ट है कि यह देश झूठ और भ्रम की राजनीति करने वाले को पसंद नहीं करती। इस देश ने और बिहार की जनता ने पुनः मोदी जी के कुशल नेतृत्व को अपना निर्णय दिया है। बिहार में नीतीश जी के सुशासन को अपना मत दिया है। यही कारण है कि इतनी बड़ी जीत वहाँ एनडीए की होने जा रही है। और जो भ्रम फैलाते थे, जो लोगों को झूठा भ्रामक जानकारियाँ देते थे, आज उस स्थिति यह है कि उनके नेता ही अपनी सीट हारने वाले हैं। इस जीत के लिए बिहार की जनता का कोटि कोटि साधुवाद, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। यह जयप्रकाश की भूमि है, वहाँ से जो आवाज़ आती है वह पूरे देश भर में जाती है और कहीं ना कहीं इस जीत की गुण आने वाले समय में पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में भी चुनाव जो हो रहे हैं उसमें जाएगी और उन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की शहर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी खुशियाँ मना रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं और जनता ने एक सिरे से पूरे देश में कांग्रेस की सरकार को नकार दिया है। आज बहुत खुशी का दिन है। फिलहाल बिलासपुर से लेकर बिहार तक बीजेपी का उत्साह चरम पर है। कार्यकर्ताओं ने साफ कहा है कि ये जीत केवल बिहार की नहीं बल्कि पूरे देश की जनता के विश्वास की जीत है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर की अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में उस समय हंगामा मच गया जब एनएसयूआई नेता लकी सुशांत मिश्रा और कुल सचिव के बीच जोरदार बहस हो गई। बताया जा रहा है कि एक छात्र से शुल्क लेकर प्रवेश देने के बाद उसका टीसी लौटा दिया गया, जिसके बाद विरोध में एनएसयूआई नेता छात्र की समस्या लेकर कुल सचिव से मिलने पहुंचे थे। बातचीत के दौरान मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हो गई। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। विश्वविद्यालय प्रबंधन की मनमानी और छात्रों की समस्याओं को लेकर कैंपस का माहौल गर्मा गया। वहीं छात्र संगठन प्रशासन के रवैये पर कड़ा विरोध जताते रहे। भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश ने किसानों की समस्याओं को लेकर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ ने बताया कि इस खरीफ सीजन में पोर्टल की गड़बड़ियों से हजारों किसान धान बेचने से वंचित है। 40,700 और 40,300 पंजीकृत किसानों के आंकड़ों में त्रुटि दूर कर खरीदी केंद्रों में सुचारू सत्यापन की मांग की गई। किसानों ने लंबे समय से लंबित बोनस, कर वृद्धि के भुगतान और बारिश, ओलावृष्टि और कीट प्रकोप से हुए नुकसान का मुआवजा जल्द जारी करने की आवश्यकता बताई। संगठन का कहना है कि राहत वितरण में देरी से किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। किसान संघ ने चेतावनी दी कि समाधान नहीं मिलने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। लोगों का 11 मांग है, जिसको लेकर आज हम लोग कलेक्टर साहब के पास आए हैं। आप लोग जैसे कि देख रहे हैं कि अब आज 14 नवंबर है, कल 15 नवंबर से धान खरीदी चालू होना था, लेकिन अभी मतलब समिति के प्रबंधक लोग सब हड़ताल में बैठे हुए हैं। तो यही सब 5-6 लगभग मुख्य मांग है, उसको लेकर हम लोग आए हैं। जैसे कि पहला मांग है हम लोगों का एग्रीटेक पोर्टल, मतलब जो पंजीयन किए हैं उसमें इतना गड़बड़ी है कि किसान किसी भी कंडीशन में अपना धान बेच नहीं पाएगा। सरकार बोल रही है कि हम लोग अपना मतलब वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं करके, लेकिन हमको तो कुछ वैकल्पिक व्यवस्था नज़र नहीं आ रही है। जैसे कि आप अभी चले जाइए किसी भी समिति में तो फर्श साफ़ सुथरा नहीं है, तार कांटा नहीं हुआ है, समितियों में ताला लगा हुआ है।
तो ये सब मतलब किसी भी हर प्रकार से मान के चलिए कि सरकार किसानों को बहुत बुरी तरीके से परेशान कर रही है। सरकार जितनी भी वादे करते आई है उसको किसी प्रकार से पूरा नहीं कर पा रही है। दूसरी चीज़ है बिजली पर इतना ही घोटाला चल रहा है, किसान परेशान है, पानी तो ढंग से चल नहीं रहा है, बिजली रहता नहीं है, फिर बिल इतने ज़्यादा दे रहे हैं कि किसान उस पर अमल नहीं कर पा रही है। कैसे पटाए किसान? एक तो धान खरीदी हो नहीं पा रहा है, दूसरी चीज़ किसानों को बिजली नहीं मिल पाती है सही ढंग से, फसल उससे नुकसान होता है और बिल दिए पड़े हैं। किसी का 40,000 है तो किसी का 45,000। हमारा मुख्य मुद्दा यह है कि हमारी धान खरीदे और हमको सही रेट दे, और दूसरी चीज़ है हमको बिजली पर्याप्त मिले। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में 4 नवंबर को हुए भीषण रेल हादसे ने एक बड़ा मोड़ ले लिया है। हादसे को 10 दिन बीत चुके हैं। 12 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल लोगों की जांच रिपोर्ट अब तक गायब है। इसी चुप्पी, इसी लापरवाही के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी बिलासपुर सड़क पर उतरकर GM ऑफिस का विशाल घेराव, गगनभेदी नारे और सवालों की आग लगा दी, जिसने पूरे रेलवे प्रशासन को हिलाकर रख दिया। 4 नवंबर को हुए मेमू पैसेंजर और मालगाड़ी की टक्कर ने 12 परिवारों को हमेशा के लिए अंधकार में ढकेल दिया। कई घायलों की हालत आज भी गंभीर है। हादसे के तुरंत बाद जांच कमेटी बनी। CRS BK मिश्रा ने 3 दिन तक लगातार पूछताछ की, बयान लिए, माहौल बनाया कि रिपोर्ट जल्द आएगी, दोषी बेनकाब होंगे। लेकिन 10 दिन बाद भी न रिपोर्ट, न नोटिस, न सुरक्षा, चूक की कोई आधिकारिक स्वीकृति। रेलवे की ये खामोशी कांग्रेस के धैर्य की सीमा तोड़ गई, जिस पर शुक्रवार को कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता रामलीला मैदान से तख्तियों और बैनरों के साथ निकले। रेलवे जवाब दो, दोषियों को सजा दो, पीड़ित परिवारों के साथ न्याय करो। इसी गूंज से पूरा शहर दहल उठा। रैली बढ़ते बढ़ते हुजूम में बदल गई और सीधे GM दफ्तर पहुंच गई। कांग्रेस नेताओं ने साफ आरोप लगाया कि रेलवे हादसे को ढकने में लगा है। न मुआवजा, न सहायता राशि, न भविष्य का कोई भरोसा। मृतकों के परिजनों को 1 करोड़, घायलों को 50 लाख और आश्रितों को नौकरी देने की मांग जोरदार तरीके से उठाई गई। हमारी छोटे छोटे बच्चों का, छोटी छोटी बेटियों की मौत हो जाती है, यहाँ पर एक्सीडेंट होता है पैसेंजर ट्रेनों का। सुरक्षा के नाम पर रेलवे जोन कोई भी काम नहीं कर रहा है। रेलवे कवच नहीं लगा रहा है, कैमरे नहीं लगा रहे हैं, रेलवे भर्ती बोर्ड में स्थानीय लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, सिर्फ शोषण का काम कर रहा है रेलवे प्रशासन। आज कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जो यहाँ के प्रशासनिक अमले में आपको दिखाऊंगा, एक DGM है जो हंसता हुआ नजर आ रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यहाँ 1 साल का बच्चा जो कि माँ बाप का जिसकी मृत्यु हो गई है रेल हादसे में, लेकिन संवेदनाएं मर चुकी हैं। संवेदनाओं मरने के बाद हम कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें जो दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध FIR होना चाहिए। रेल प्रशासन के जितने जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको तत्काल प्रभाव से उन पर कार्रवाई होना चाहिए। रेल प्रशासन कार्रवाई करे, पूरी व्यवस्था में बदलाव हो और नागरिकों के साथ, उनके जान माल के साथ कोई किसी तरीके से खिलवाड़ न किया जाए। बिल्कुल, और हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे इसके लिए, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक के कांग्रेस पार्टी सबके साथ खड़ी रहेगी। आज हमारे कांग्रेस परिवार GM ऑफिस का घेराव किए हैं और लगातार हम लोग पत्र व्यवहार भी कर रहे हैं कि जब तक जो पीड़ित परिवार उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अभी हम लोग का मांग है कि जो मृतक परिवार उनको 1 करोड़ राशि मिलना चाहिए और जो घायल है उनको 50 लाख और जो आंशिक रूप से घायल उसको 10 से 20 लाख रुपए दिए। अधिकारियों से चर्चा हुई अभी तक? चर्चा हमने पत्र व्यवहार के माध्यम से किए हैं और हम CM साहब और रेल मंत्री को भी पत्र लिख चुके हैं। चूँकि ये घटना गतौरा से बिलासपुर के भी हमारे मस्तूरी क्षेत्र में है। अभी हमारी जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आंदोलन है और हम सब कांग्रेस परिवार पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। प्रदर्शन के दौरान भीड़ का आक्रोश चरम पर पहुंच गया।
स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि जीएम ऑफिस और डीआरएम कंट्रोल ऑफिस के बाहर भारी पुलिस व आरपीएफ तैनात करनी पड़ी। गेट अंदर से बंद कर दिया गया, लेकिन गुस्से में कांग्रेसी गेट पर चढ़कर नारेबाजी करते रहे। हादसे में अपोलो अस्पताल में भर्ती एक मासूम बच्चे का मामला भी प्रदर्शन में बार बार उठाया गया। उस बच्चे ने अपने माता पिता दोनों को इसी हादसे में खो दिया। उसका पूरा भविष्य अधर में लटक चुका है, लेकिन रेलवे की ओर से आज तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया गया। कांग्रेस नेताओं ने सीधे कहा कि ये सिर्फ लापरवाही नहीं, ये अमानवीयता है। प्रदर्शन के दौरान रेलवे अधिकारी समीर कांत माथुर को सदस्यों के द्वारा आवेदन दिया गया। 4 नवंबर को जो बिलासपुर में रेल हादसा हुआ था, जिसमें बहुत सारे यात्रियों की मौत हुई थी, उसके खिलाफ यहाँ पर आज कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन है कि जो यात्री जिनकी मौत हुई थी उसको न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवार वालों को न्याय मिलना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी की डिमांड है कि रेलवे की जो सभी जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए। तो इसके लिए राज्य सरकार भी जिम्मेदार है और केंद्र सरकार भी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, इनका ढूलमूल रवैया रहता है। अभी तक न जाँच की समिति बनी हुई है, न कोई भी ऐसा रिजल्ट खुल के नहीं आ रहा है। और क्या होता है कि जब आप रिजल्ट सही टाइम में नहीं देते हैं तो उस रिजल्ट का कोई वैल्यू भी नहीं होती। जैसे कि हम लोग बहुत परेशान हैं। बिलासपुर जोन जो है एशिया का, मैं इंडिया का नहीं बोलूँगी, एशिया का ही सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला जोन है और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था सारी चीज़ें दुरुस्त होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं रेलवे का डिफ़ॉल्ट ये है फॉल्ट, जिसके कारण ये घटना हुई है। तो हम लोग को ये डिमांड है कि हम परिवार को मुआवजा के रूप में नौकरी चाहते हैं। कांग्रेस कमेटी शहर एवं जिला के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस कमेटी एकजुट होकर के रेलवे में जो आज इस बार जो अभी हादसा हुआ है, उस हादसे में जो इन्होंने संवेदनहीनता अपनी बरती है, इन्होंने ना आज तक मुआवजे की घोषणा की है, ना ही मृतकों और घायलों के परिवार के लिए किसी भी तरह की नौकरी की घोषणा की है। इसके साथ साथ जो अभी दिखा रहे थे कितनी संवेदनहीन चीज़ है कि वो वहाँ पर हादसा होता है, वहाँ डीसीएम जाते हैं और ये देखिए ये फोटो, ये हंस रहे। क्या कोई भी अधिकारी किसी भी विभाग का इतना संवेदनहीन हो सकता है क्या? कितनी मौतें हुई और वहाँ जा करके वो हंस रहा है। क्या कार्रवाई की रेलवे ने उसके खिलाफ? इस व्यक्ति का हमको इस्तीफा चाहिए। हम लोग जो रेल दुर्घटना हुई है उसके लिए है, इसमें जिम्मेदार अधिकारी को अपनी नाकामी का श्रेय लेना चाहिए और मानवता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। और जो लोको पायलट है उनके ऊपर मढ़ दिया जा रहा है पूरी जिम्मेदारियां, जो कि गलत है। आप इनके द्वारा ऐसा बोला जा रहा है कि तुरंत बिना समिति के गठन किए, बिना जांच किए लोको पायलट को दोषी ठहरा कर दिया गया है। तो ये सब गलत है। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस्तीफा दें और जो है उनको मुआवजा दें और नौकरी दें। कांग्रेस ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जांच रिपोर्ट जल्द सार्वजनिक नहीं की गई, दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई और पीड़ितों को मुआवजा व नौकरी नहीं दी गई, तो आगे आने वाले दिनों में इससे भी बड़े और उग्र आंदोलन होंगे। कांग्रेस का कहना है कि रेलवे अवार्ड लेने में सबसे आगे, लेकिन जिम्मेदारी की बात आते ही दरवाजे बंद कर लेता है। अब नजर इस बात पर है कि क्या रेलवे जागेगा, क्या रिपोर्ट सामने आएगी, क्या 12 परिवारों को न्याय मिलेगा। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के राजकिशोर नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ साथ विद्यालय के विद्यार्थियों ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। कार्यक्रम में प्राचार्य भूपेंद्र गौरहा ने कहा कि आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और समाज में उनके योगदान को सम्मान और प्रोत्साहन मिलना अत्यंत आवश्यक है। इसी सोच के साथ कार्यक्रम में महिलाओं के सम्मान, उनकी भूमिका और समाज में एकता लाने के महत्व पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण की गंभीरता को समझाते हुए छात्रों और उपस्थित महिलाओं को प्रकृति संरक्षण के उपायों के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना, महिलाओं की शक्ति को सम्मान देना और पर्यावरण प्रदूषण में कमी लाने के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रेरित करना था। समाज से महिलाओं को जोड़ना और आज जो समाज में विघटन की स्थिति है, तो इसको हम लोग अपनी भाषा में कुटुंब प्रबोधन कहते हैं कि परिवार एक रहे, समाज एक रहे। दूसरा है पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना। क्योंकि महिलाओं का योगदान समाज में आज की स्थिति में अग्रणी है, तो हम शिशु भारती वालों का, शिशु मंदिर वालों का प्रयास है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा समाज में जोड़ें।
डबरीपारा चौंटडी के निवासियों ने सामुदायिक भवन पर कथित कब्जे और दुरुपयोग के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मोहल्ले वासियों का कहना है कि 1200 की आबादी के लिए बने इस भवन में पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित होता था, लेकिन देवांगन समाज द्वारा ताला लगाकर भवन पर कब्जा कर लेने से केंद्र बंद हो गया है। लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में समाज के केवल 10 से 12 परिवार रहते हैं, फिर भी भवन को कार्यक्रमों और किराए पर उपयोग किया जा रहा है। आयोजनों के दौरान शराब सेवन, गंदगी, भीड़ और वाहनों की अव्यवस्था से मोहल्ले का वातावरण बिगड़ रहा है। निवासियों ने मांग की है कि सामुदायिक भवन को समाज से वापस लेकर आम जनता और सरकारी उपयोग के लिए पुनः उपलब्ध कराया जाए। जो भवन है देवांगन भवन, पहले वो सामुदायिक भवन था, सभी के कार्य के लिए था वो भवन, है ना, मोहल्ले वासियों के लिए था। और वहाँ अब देवांगन भवन को भवन सौंप दिया गया है और वो भवन किसी को भी कोई देता नहीं है। देवांगन समाज के पास जाते हैं तो बोलते हैं खाली नहीं है, और खाली भी रहता है तो एक दिन का चार्ज उन लोग 5000 लेते हैं, तो 3 दिन का चार्ज हो गया 15000। तो गरीब इंसान है, 15000 में तो अपनी बेटी का एक दहेज भी ले सकते हैं, तो कहाँ से इतना पैसा देंगे। फिर ऊपर से वहाँ कार्यक्रम अभी करवाए हैं 6 नवंबर को, अभी 6 तारीख से 9 तारीख तक करवाए हैं। 9 तारीख को माता परमेश्वरी का विसर्जन करने के बाद वहाँ पीना खाना भी करते हैं। खाना बचा है जो दूषित हो गया वो खाना वहीं फेंक देते हैं। प्लस वहाँ गाय व जानवर, मेरी खुद की जानवर ख़त्म हुई हैं, एक दिन में 10 लीटर दूध देती थी, ठीक है, सुबह शाम करके। छोटी सी बच्ची है 1 महीने की, अब उस बच्ची को मैं कैसे पालूंगी, आप ही लोग बताइए। और मैं चाहती हूँ कि वो भवन हमारा हो, सामुदायिक भवन हो, हमारे सभी मोहल्लेवासी का हो, और जो डबरी पारा है वो डबरी पारा ही रहे, परमेश्वरी नगर ना कहलाए। इधर निजीकरण से व्यवस्था चमकाने के दावे हकीकत में कितने खरे उतर रहे हैं, इसका ताजा उदाहरण बिलासपुर में साफ दिखाई देता है। हालात ये है कि आम जन तो दूर, खुद विद्युत वितरण कंपनी का स्टाफ भी इस व्यवस्था से परेशान है। सुबह से ही बिजली दफ्तर की बिजली बंद रही, पूरा स्टाफ अंधेरे में मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में काम करता हुआ नजर आया। दूसरी तरफ उपभोक्ता चक्कर काट कर थक चुके हैं। गोल बाजार के व्यवसायी अमित पिछले 2 महीने से मीटर में नाम परिवर्तन और लोड बढ़वाने का आवेदन देकर श्याम टॉकीज और जोन कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अफसरों के पास हर बार एक ही जवाब, मीटिंग में है। अमित पर ओवरलोड का हर महीने 2000 रुपए जुर्माना लगाया जा रहा है। लोड बढ़ाने आवेदन दिया तो कह दिया गया कि पहले नाम बदलवाओ। नाम बदलवाने गए तो फॉर्म में नई आपत्तियां जोड़ दी गई। तंग आकर वे खुद जोन कार्यालय पहुंचे, जहां ईई भारत भूषण नेताम ने खुद फॉर्म ओके किया, पर 2 कमरे वाले ऑफिस के इंजीनियर अब कह रहे हैं कि फाइल बाबू के टेबल पर है, आएगी तब दिखेंगे। इसके पहले भी निजी फर्मों की लापरवाही से शहर को बड़ा नुकसान हुआ है। नगर निगम के राजस्व वसूली के लिए नियुक्त रांची के स्पैरो इंफोटेक कंपनी करोड़ों का डेटा लेकर गायब हो गई, लेकिन आज तक अफसर जवाब देने की स्थिति में नहीं है कि आखिर निगम को कितनी चपत लगी। इतने उदाहरणों के बाद भी निजीकरण का प्रेम कम नहीं हो रहा है। सवाल बड़ा है, क्या सिस्टम में सुधार हो रहा है या फिर जनता और कर्मचारी दोनों ही निजीकरण की कीमत चुका रहे हैं। मैंने नाम परिवर्तन के लिए आवेदन दिया हुआ है। इसमें पिताजी की मृत्यु के पश्चात हमारा कम वाट होने की वजह से लगातार हमको 2000 रुपये महीना फाइन आ रहा है। मैंने नाम परिवर्तन के लिए आवेदन दिया हुआ है, उसमें मुझे मतलब बार चक्कर लगाना पड़ रहा है, बार वो जो उसका प्रारूप है, उसका जो फॉर्म है वो बार चेंज करवाया जा रहा है मुझसे। अभी मैंने आवेदन दिया है, फिर ये भूषण साहब से मैंने प्रार्थना करने आया हूँ कि मतलब मेरा जो नाम परिवर्तन की प्रक्रिया को पूरी की जाए। नाम परिवर्तन के लिए बस अभी जमा किया हूँ, तो बस कहना चाहिए कि अभी मेरे पास आया नहीं आवेदन करके मुझे टाल रहे हैं। फिर से वक्त हो चला है छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां गांजा तस्करी से हासिल की गई करोड़ों की अवैध संपत्ति को कोर्ट ने फ्रीज कर दिया है। मुंबई के सफेमा कोर्ट ने सकरी और सिरगिट्टी थाना क्षेत्रों में पकड़े गए 3 तस्करों की 1 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी को नशे के अवैध कारोबार से अर्जित पाया और उसे तुरंत जब्त करने का आदेश दिया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने नशे के पैसे से आलीशान मकान और प्लॉट खरीदे थे, जिनमें से एक आरोपी ने तो पत्नी और प्रेमिका दोनों के नाम पर लग्जरी मकान बनवा रखे थे।
सकरी और सिरगिट्टी पुलिस की कार्रवाई के बाद जिन 3 तस्करों की संपत्ति जब्त की गई है, उनमें सिरगिट्टी का अजय चक्रवर्ती सबसे बड़ा नाम है। कार्रवाई के दौरान सामने आया कि उसने नशे के पैसों से 1 करोड़ 20 लाख रुपए के 2 शानदार मकान बनवाए थे। वहीं सकरी थाना क्षेत्र में गांजा बेचने वाली कांति पांडे और सप्लायर दीपक गंडा से भी 15 लाख का मकान और 21 लाख रुपए कीमती प्लॉट कुर्क किया गया। सफेमा कोर्ट में पेश साक्ष्यों की जांच के बाद कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराते हुए सभी संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश दिया है। बिलासपुर पुलिस के द्वारा एक माह पूर्व 2 मामलों में एक सिरगिट्टी का मामला था और एक सकरी का मामला था, जिसमें 3 आरोपियों जो कि कांति पांडे, दीपक गंडा और अजय चक्रवर्ती, इनकी करीबन 1.5 करोड़ की संपत्ति थी। इसमें पुलिस ने इन्हें फ्रीज कर जो सक्षम प्राधिकारी न्यायालय है साफिमा कोर्ट वहाँ भेजा था, जिस पर न्यायालय ने निर्णय देते हुए इन जो फ्रीज की गई संपत्ति है इसको वैध ठहराया है। उसे 68 के तहत फ्रीज जब्त किया है और इस पे पुलिस इस प्रकार से बिलासपुर पुलिस के द्वारा कुल 7 मामलों में 20 व्यक्तियों की करीब 7.5 करोड़ की संपत्ति पुलिस ने जब्त की है और इस तरह से जो नशे के सौदागर हैं उनके विरुद्ध लगातार यह आर्थिक प्रहार किया जा रहा है। गौरतलब है कि बिलासपुर पुलिस लगातार नशे के कारोबार पर नकेल कस रही है। अब तक जिले में एनडीपीएस एक्ट के तहत 7 मामलों में कुल 20 आरोपियों की 7 करोड़ 50 लाख की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। इन मामलों में पुलिस अधिकारियों की सटीक विवेचना की सफेमा कोर्ट ने भी सराहना की है। सकरी थाना के एएसआई सुरेंद्र तिवारी और सिरगिट्टी थाना के हवलदार प्रभाकर सिंह को बेहतरीन जांच के लिए एसएसपी ने सम्मानित भी किया है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के सदर बाजार स्थित गोंडपारा क्षेत्र के केनरा बैंक के कर्मचारी अभिनव सेन गुप्ता से मारपीट का मामला सामने आया है। घटना के बाद बैंक कर्मचारियों में नाराजगी फैल गई है और सभी ने पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत कुछ दिन पहले बैंक में हुई थी। आरोपी विमंत सराफ अपनी मां का स्टेटमेंट लेने बैंक पहुंचे थे, लेकिन बैंक प्रबंधन ने उन्हें नियमों के तहत बताया कि स्टेटमेंट केवल अकाउंट होल्डर को ही दिया जा सकता है। इस बात पर नाराज होकर उन्होंने वहां विवाद खड़ा कर दिया। उस दिन मामला शांत हो गया, लेकिन तनाव बना रहा। पीड़ित अभिनव सेन गुप्ता ने ये बताया कि 13 नवंबर को बैंक से बाहर निकलते ही आरोपी के बड़े भाई राहुल सराफ ने उन्हें रोककर बहस शुरू कर दी। तभी मौके पर पहुंचे छोटे भाई विमंत सराफ ने बेल्ट के बक्कल से उन पर हमला कर दिया। इस हमले में अभिनव के सर पर गंभीर चोटें आई है। आसपास मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर किसी तरह स्थिति को शांत किया। मारपीट की घटना के बाद पीड़ित ने तत्काल कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उधर घटना की जानकारी फैलते ही बड़ी संख्या में बैंक कर्मचारी एसपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि आए दिन बैंक कर्मियों पर हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिससे उनके मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। पीड़ित और बैंक कर्मचारियों ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लगी तो भविष्य में बड़ी अनहोनियां हो सकती है। कर्मचारियों ने बैंक स्टाफ की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय करने की भी मांग की है। आरोपी राहुल और विमंत उर्फ कृष्णा सराफ, इन लोग विमंत जो है 8-10 दिन पहले हमारे ब्रांच आया था स्टेटमेंट लेने अपने मदर या फादर किसी का। उसको बताया गया कि हम किसी और को स्टेटमेंट नहीं देते। इस बात से वो गुस्सा होकर चला गया था। फिर कल हम जब ब्रांच से निकले तो उसका जो बड़ा भाई है वो ब्रांच के बाहर ही खड़ा था और आया अचानक से आके हमको बोलने लगा कि मेरे भाई के साथ क्यों आपने बदतमीज़ी की। तो हमने उसको बताया कि उससे कोई बदतमीज़ी नहीं हुई, जो नियम है वो बताया गया। तो राहुल इस बात पे और गुस्सा हो गया। उसको हमने बताया कि एक दूसरे सर आए थे, उन्होंने उनको नियम बताया था। तो इस बात पे राहुल गुस्सा हो गया और वो माँ बहन की गाली देने लगा। तो इस बात पे हमने उसे बोला कि गाली वाली मत दीजिए, जो नियम है हमने आपको बस वो बताया। इस बात पे वो मेरा कॉलर पकड़ के मुझसे धक्का मुक्की करने लगा। धक्का मुक्की वो करने लगा, उतने में उसका जो छोटा भाई था विमंत उर्फ कृष्णा, वो पीछे से आया बेल्ट लेके और मेरे सर पे बार बार प्रहार करने लगा बेल्ट से। उसके बकल से मेरे आँख में, नाक में, उंगलियों में चोट आया है। और वही है, फिर वहाँ भीड़ आया, उसने हमको अलग किया और फिर हमने ये थाना जाके रिपोर्ट दर्ज कराया। वो बस चाहता था कि उसका जो काम है
वो उसके बोलने के हिसाब से हो। उसने धमकी भी इसी बात की दी हमको कि यहाँ पे बैंक चलाना है तो हमारे हिसाब से चलाना पड़ेगा। कल हमारे साथी अभिनव सेन गुप्ता जो कि हमारी बिलासपुर की सदर बाज़ार ब्रांच में पदस्थ हैं, उनके साथ एक अप्रिय घटना हुई है। हमको जैसे ही इसकी सूचना प्राप्त हुई ब्रांच मैनेजर हमारे वैभव द्विवेदी जी और अभिनव के द्वारा, तो हमारी अलग अलग शाखाओं में और क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थ जितने भी कैनरा बैंक के अधिकारी और कर्मचारी हैं, सबने सूचना पे तुरंत एक्शन लेते हुए सब एक साथ इकट्ठा हुए और तुरंत इसकी सूचना सिटी कोतवाली थाने में जाकर न्यायिक परामर्श लिया उनसे कि इसमें क्या किया जा सकता है। जैसा हमारे साथी ने बताया आपको, अभिनव जी ने, कि उनको ऐसा जो बेल्ट से और हाथ से जो मारपीट हुई है, झापड़ वगैरह पड़े हैं, बेल्ट से बक्कल से पड़ा है। आपने देखा होगा कि नाक के पास भी इनको कट लगा है, उंगलियों में पूरा नीले पड़ गए हैं। इसकी शायद मेडिकल जांच वगैरह भी कराई गई। तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इधर बिलासपुर में एक बार फिर से अवैध निर्माण का मामला सुर्खियों में है। इस बार विवाद किसी निजी मकान को लेकर नहीं, बल्कि रेलवे की जमीन पर बनाए जा रहे कथित चर्च को लेकर खड़ा हुआ है। जैसे ही मामले की जानकारी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को मिली, वे मौके पर पहुंच गए और निर्माण कार्य पर सवाल खड़े करने लगी। अब रेलवे प्रशासन की चुप्पी भी कई तरह के सवाल उठाती हुई दिख रही है। सूत्रों के अनुसार विवादित निर्माण कार्य का टेंडर रेलवे की ही एक ठेकेदार को दिया गया है। आरोप है कि इस भूमि पर बिना किसी वैध अनुमति के चर्च का निर्माण शुरू कराया गया। मौके पर पहुंचे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने निर्माण करवा रहे पक्ष से दस्तावेज मांगे, लेकिन वे कोई वैध कागज पेश नहीं कर सके। वहीं स्थल पर मौजूद रेलवे कर्मी ने मीडिया के सवालों पर कहा कि वे बयान देने के लिए सक्षम अधिकारी नहीं हैं, जिसके बाद प्रशासन की भूमिका को लेकर और भी सवाल खड़े हो गए। यहाँ पे हम लोग आए हैं, चर्च का अवैध चर्च का निर्माण जो हो रहा है इसको तोड़वाया जाए और इसको तोड़ा जाए, नहीं तो हम लोग फिर तोड़ेंगे। फिर शासन प्रशासन उंगली उठाते रही है बजरंगियों पे, उससे बहुत फर्क हम लोगों को पड़ता नहीं है। चूँकि ये अवैध है, इसकी कोई कागज नहीं है, कोई अथेंटिक कहीं से कोई परमिशन नहीं लिया गया है, इसलिए ऐसे चर्च का निर्माण हम लोग नहीं होने देंगे और इसका विरोध करेंगे। हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। अभी हमारे जानकारी में आई है, जो आपके प्रेस मीडिया के माध्यम से सभी विधर्मियों को चेतावनी दे रहा हूं कि सुधर जाए, नहीं तो सुधारी जाएगी। अब भारत माता जो स्कूल है उसका भी परमिशन चर्च का नहीं है, स्कूल के नाम पे वहाँ चर्च भी चलाया जा रहा है, जो कि गलत है और ये तरीका गलत है। और सारे गलत तरीकों को सुधारने के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हमेशा खड़ा था और खड़ा रहेगा। यहाँ पे अवैध निर्माण हो रहे हैं। अब यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि चर्च का निर्माण हो रहा है। अरे मंदिर बनाना है तो मंदिर बनाओ ना, आप 1000 जितना बनाना है उतना बनाओ, बहुत संख्या है, बहुत जगह है, बहुत सब चीज है, लेकिन आप चर्च बनाने के लिए दे रहे हैं। ये कुछ लोग आकर के यहाँ धीरे धीरे कन्वर्जन कर रहे हैं और कन्वर्जन को बढ़ावा सरकार दे रही है। अगर सरकार नहीं दे रही है तो फिर ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है ना, रेलवे की जमीन है तो रेलवे वाले को तो पता है कि कहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हमको बताया गया, हम लोग आगे चर्चा किए कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तो वो बताए कि अपन जगह को ट्रांसफर कर रहे हैं। जो पुराना चर्च कहीं पे है वो जर्जर हो गया है या कुछ मैप के हिसाब से आ रहा है, तो चर्च बनाने का अथॉरिटी दे कैसे रहे हैं भाई? चर्च क्यों बनाने देंगे हम लोग? यहाँ पे मंदिर बनाना है तो मंदिर बनाइए, या आप तो बढ़ावा स्वयं ही दे रहे हैं। अगर ये बढ़ावा नहीं देना हुआ तो फिर क्या हुआ? अगर आप चाहे तो इसको तो अपने मन से खुद देखना चाहिए ना, कहाँ पे क्या आ रही है। तो कृपया करके इसको या तो रोक दीजिए और या तो फिर उग्र आंदोलन के तौर पे हम लोग आकर के इसको ढहाने का कार्य करेंगे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सेवा सुरक्षा संस्कार के तौर पे कार्य करता था, करता है और करता रहेगा। वो जो भी आधिकारिक बयान है वो रेलवे के अधिकारी देंगे, क्योंकि रेलवे का प्रोजेक्ट है, रेलवे की लैंड है। तो ये बन क्या रहा है वैसे, ये बताएंगे? आप उन्हीं से पूछ लें ज्यादा बेहतर। अभी वहाँ पे बैठे थे, हमने आपको वीडियो बनाया है, आप बोल रहे थे, आप बताइए क्या है, ये बन क्या रहा है? मैंने बोला ना, रेलवे अधिकारी इसमें बयान देंगे, अपन चलते हैं वहाँ, अधिकारी से बयान लेते हैं, उसको आप अधिकारी के तौर पर आप यहाँ पे मौजूद है, आप ही बता दीजिए। वहाँ चलते हैं, अधिकारी से बयान लेते हैं। विरोध कर रहे संगठनों का कहना है कि किसी भी हाल में इस अवैध चर्च का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस तरह के निर्माण धार्मिक परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं और स्थानीय माहौल को प्रभावित करते हैं।
बजरंग दल के जिला संयोजक ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो वे खुद इस अवैध निर्माण को रोकेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। संगठनों ने साफ कहा है कि निर्माण को वैध दस्तावेज और अनुमति से ही किया जाना चाहिए। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। कोटा जनपद के ग्राम कुंचरा और उसके आश्रित गांव जारगा में रेत घाट की लीज को लेकर विवाद तेज हो गया है। शुक्रवार को पूर्व जनपद सभापति कन्हैया गंधर्व, पूर्व उपाध्यक्ष मनोज गुप्ता और पूर्व सरपंच बलभद्र सिंह ठाकुर ने प्रेस क्लब में कहा कि रेत उत्खनन की स्वीकृति नियम विरुद्ध दी गई है और पंचायत ने फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव भेजकर शासन को गुमराह किया है। कुंजरा अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण पैसा एक्ट के तहत मान्यता प्राप्त ग्राम सभा प्रस्ताव आवश्यक है, लेकिन ग्रामीणों के अनुसार स्वीकृति के लिए भेजा गया प्रस्ताव 2023 का पुराना प्रस्ताव है, जिसमें कोरम भी पूरा नहीं था। साथ ही जरगा और कुंजरा के घाटों की दूरी 1 किलोमीटर से भी कम बताई जा रही है, जो नियमों का उल्लंघन है। ग्रामीणों ने भी आरोप लगाया कि रेत घाटों में मैनुअल खुदाई के नियम को दरकिनार कर मशीनों से तेज उत्खनन किया जा रहा है, जिससे नदी का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है और दुर्घटना की संभावना बढ़ रही है। सैकड़ों ग्रामीणों ने हस्ताक्षर युक्त आपत्ति पत्र प्रशासन को सौंपते हुए लीज के तत्काल निरस्तीकरण की मांग की है। चेतावनी दी गई है कि कार्रवाई नहीं होने पर वे कलेक्टर कार्यालय और खनिज शाखा का घेराव करेंगे। लगातार पूर्व में अवैध खनन रोकने के लिए ग्रामवासी लगभग हमेशा तत्पर रही है और अवैध खनन से वहाँ की जो जल स्तर है और वहाँ की जो स्थिति है, ऐसा मंजर है कि भविष्य में हमको ऐसी स्थिति आ गई, ग्रामवासी को पलायन करने की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि लगातार कुआं जो है, जितने भी वहाँ रबी फसल होता है वहाँ कुएँ एक सत्र में ही पूरा सूख गया और उससे काफ़ी भारी रबी फसल को नुकसान भी हुआ है। तो हम यही चाहते हैं प्रशासन से इसे तत्काल कम से कम एक कुंचरा की घाट है, प्रशासन का जो चल रहा है जरगा घाट जो है स्वीकृति है वो ठीक है, लेकिन कुंचरा की जो घाट है ये निश्चित रूप से बंद होना चाहिए, नहीं तो हमको पलायन करने में मजबूर किया जा रहा है प्रशासन की। ये हम इसीलिए अवगत कराना चाह रहे हैं और उसको तत्काल बंद किया जाए। नहीं होता है तो पूरे ग्रामवासी आक्रोश के साथ पूरे प्रशासन को पूरा विभाग को पूरा घेराबंदी करेंगे, कलेक्टर को घेराबंदी करेंगे और रेत खनन को खोदने नहीं देंगे। ये हमारे समस्त ग्रामवासी का प्रण है। जहां पर शासन के द्वारा अभी नीलामी प्रक्रिया के तहत ग्राम जरगा में रेत खदान को लीज में दिया गया और वहीं पर ग्राम कुंचरा प्रॉपर ग्राम पंचायत की ग्राम कुंचरा को भी पंचायत को लीज में दिया गया है। और चूंकि पंचायत में एक पंचायत में मात्र आधा किलोमीटर के दूर में दो रेत खदान की स्वीकृति की गई है, जिसके विरोध में पूरा गांव है और पूरे गांव के लोग कल सैकड़ों की संख्या में बैठक करके इसका विरोध करते हैं और ग्राम पंचायत के अंतर्गत स्वीकृत रेत खदान के लीज को निरस्त करने की हम सब मांग करते हैं। हम नहीं सुधरने वाले, ऐसा हम नहीं बल्कि सिम्स के हालात खुद कह रहे हैं। एक तरफ स्वास्थ्य विभाग बड़े बड़े वादे करता है तो दूसरी तरफ संभाग का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल सिम्स आज बदहाली की कगार पर खड़ा है। दीवारें झड़ रही हैं, टाइल्स उखड़ चुकी हैं और लिफ्ट में फंसकर लोगों की जान सांसों पर अटकी रह जाती है। आखिर कब सुधरेगा ये अस्पताल, जहां इलाज की उम्मीद लेकर हजारों लोग रोज पहुंचते हैं। संभाग का सबसे बड़ा सिम्स अस्पताल, जिसे सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधा कहा जाता है, आज इतनी खस्ता हाल में पहुंच चुका है कि इसे देखकर किसी भी मरीज या परिजन का भरोसा डगमगा जाए। पुराने भवन की दीवारें जगह जगह से झड़ चुकी है, कई हिस्सों में प्लास्टर लटकता हुआ नजर आता है और टूटी फूटी टाइल्स किसी बड़े हादसे को दावत देती दिखती है। लेकिन सबसे डरावनी घटना हाल ही में तब हुई जब अस्पताल की 6 नंबर लिफ्ट अचानक बीच में ही जाम हो गई। लिफ्ट में मौजूद लोग घबराहट में चीखते सिसकते रहे और घंटों की मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला गया। सोचिए अगर उस वक्त अंदर कोई गंभीर मरीज, कोई बच्चा या बुजुर्ग होता तो उसकी हालत क्या होती। ये घटना केवल एक चेतावनी ही बल्कि इस बात का सबूत है कि सिम्स की हालत अब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। सवाल ये है कि क्या अधिकारियों को ये सब दिखाई नहीं देता? दिखता है लेकिन फिर भी अनदेखा किया जाता है। सिम्स की टूटी दीवारें, उखड़ी हुई टाइल्स और खराब लिफ्टें मानो चीख चीख कर कह रही हैं, कोई तो मेरा उद्धार करो, कोई तो मेरा उद्धार करो। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ।
जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियां अब फाइनल स्टेज पर है, लेकिन समिति कर्मचारियों की हड़ताल ने प्रशासन की टेंशन जरूर बढ़ा रखी है। हालांकि जिला प्रशासन ने बिना समय गंवाए वैकल्पिक व्यवस्था लागू कर दी है। 15 नवंबर से खरीदी शुरू होनी थी, लेकिन 15 और 16 नवंबर को शनिवार रविवार होने के कारण अब धान खरीदी 17 नवंबर यानी सोमवार से शुरू होगी। हड़ताल के बीच भी व्यवस्था ना रुके, इसके लिए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने राजस्व, कृषि, खाद्य और सहकारिता विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को समिति प्रबंधक और धान खरीदी प्रभारी की जिम्मेदारी सौंप दी है, ताकि 140 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी बिना रुके सुचारू और पारदर्शी तरीके से चल सके। कलेक्टर ने कहा कि सरकार ने हड़ताल की स्थिति में दिल्ली की एक निजी कंपनी को भी आउटसोर्सिंग के आधार पर जोड़ा है, ताकि खरीदी व्यवस्था पर कोई असर ना पड़े। बारदाने को लेकर किसानों की चिंता भी कलेक्टर ने दूर कर दी। उन्होंने बताया कि जिले में बारदाने की कोई कमी नहीं है, नए गठान भी पहुंच चुके हैं। इस बार खरीदी केंद्रों में कैमरों की व्यवस्था और मॉनिटरिंग पिछली बार की तरह और भी बेहतर की गई है। साथ ही धान खरीदी एग्रीस्टेक पोर्टल के आधार पर होगी। जिन किसानों का एग्रीस्टेक अपडेट नहीं है, उनका काम तुरंत कराया जाएगा। अभी जैसा हम सब लोग जानते हैं कि धान खरीदी शासन ने 15 तारीख से निर्णय लिया है, तो 15 और 16 चूँकि सैटरडे संडे है, 17 तारीख से धान खरीदी होगी। और इसी बीच चूँकि हमारे कुछ साथी स्ट्राइक पे हैं, तो एक अल्टरनेट जो व्यवस्था है उसके संबंध में हम लोगों ने यहाँ पे तैयारी की है और बिलासपुर ज़िले में चीज़ें स्मूथ होंगी, कोई दिक्कत नहीं। सर, भी किसी निजी कंपनी को जो है राज्य सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग दिया गया है क्या? हाँ, इसमें जो हमारे ऑपरेटर्स हैं जो हड़ताल पे हैं, तो चूँकि किसान सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं और उनको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं हो, सरकार की ये मंशा है। तो अगर हमारे कुछ साथी स्ट्राइक पे हैं, तो वैकल्पिक रूप से किसानों के धान खरीदी प्रभावित नहीं हो, इसके लिए सरकार ने निर्णय लिया है और इसमें जो भी ऑपरेटर्स होंगे हमको आउटसोर्सिंग से मिल जाएंगे। सर, अभी बताया जा रहा है कि बारदाना आने में कम से कम 10 दिन का समय लगेगा, बारदाना भी उपलब्ध नहीं है? नहीं, बारदाने हमारे सोसाइटी पे हैं और ये एक सतत प्रक्रिया होती है। पूरे सीजन में जो भी धान आता है, बारदाना समय समय पे वहाँ पे पहुँचाया जाता है। चूँकि इसमें 50% बारदाने नए होते हैं, 50% बारदाना पुराना होता है, तो नए बारदाने के गठान भी ज़िले में है, पुराने बारदाने भी हैं। जो पिछली बार की जो व्यवस्थाएं थी वो रहेंगी। इस बार एग्रीस्टेक के माध्यम से धान खरीदी हो रही है, तो चीज़ें काफ़ी स्मूथ होंगी। कलेक्टर का कहना है कि यह वैकल्पिक व्यवस्था किसानों के हित में बनाई गई है और किसी भी हालत में 17 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो जाएगी। बिलासपुर जिले का प्रशासन दावा कर रहा है कि तैयारियां पूरी हैं और किसानों को इस बार भी सुचारू, सुरक्षित और समयबद्ध धान खरीदी की सुविधा मिलेगी। अब देखना होगा कि प्रशासन का दावा कितना पूरा होता है। जैन न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर नगर निगम की लापरवाही ने एक बार फिर से मंगला क्षेत्र के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। वार्ड 13 के छपरा भाटा इलाके में कचरा डंपिंग का मामला अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। कभी लोगों ने यहां थोड़ी राहत की सांस ली थी, लेकिन अब हालात फिर पहले जैसे हो गए हैं, बल्कि उससे और ज्यादा खराब स्थिति हो गई है। कुछ दिनों पहले वार्ड पार्षद ने सामान्य सभा में छपरा भाटा में कचरा डंप किए जाने का मुद्दा उठाया था। शिकायत के बाद निगम प्रशासन हरकत में आया और कचरा हटवा दिया गया। शुरुआत में 1-2 हफ्ते तक प्रशासन ने सही तरीके से ध्यान दिया, लेकिन फिर वही पुरानी कहानी शुरू हो गई। निगम प्रशासन ने उसी जगह कचरा डंप करना शुरू कर दिया, बल्कि सिर्फ डंप नहीं, कचरे में आग भी लगाया जा रहा है। यहाँ उठ रहा जहरीला धुआं पूरे मोहल्ले के लिए मुसीबत बन चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन ने कचरा डंप करने के लिए एक निर्धारित कछार बनाया है, लेकिन सफाई कर्मियों ने उसी व्यवस्था को दरकिनार कर दोबारा छपरा भाटा में कचरा फेंकना शुरू कर दिया है। धुएं की वजह से बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान हैं।
समस्या का निदान हुआ कहाँ है। सामान्य सभा में उठाने के बाद भी कचरा को ठीक है पीछे को ढकेला गया है, लेकिन बरसात के समय में जो भी विभिन्न प्रकार की शहर की कचरा, हॉस्पिटल का वेस्टेड चीज़, ये सारा चीज़ को डालते थे तो उससे गंदगी, कीचड़ और बीमारी से लोग मर रहे थे। और आज अब सूखा समय आ गया है तो अनेक प्रकार की कचरा को ला के वहाँ पर निगम कर्मचारियों के द्वारा आग लगा के भाग जाते हैं। अब मंगला वार्ड नंबर 13 के जो लोग हैं, ये धुआं, गंदगी, जो बीमारी वाली धुआं है, जहरीली धुआं, इससे मरेंगे। नगर निगम को इससे क्या है, मरना तो हमारे वार्ड के लोगों का है। किसी दिन विस्फोट होगा तो लोग फिर नगर निगम का घेराव करने के लिए बाध्य होंगे। यदि इस पर तत्काल रोक नहीं लगाया गया तो यहाँ के लोग फिर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। समस्या तो ये है कि लोग सोचते थे कि मंगला निगम में शामिल हो जाएगा, नगर निगम में, तो आने वाले भविष्य में हमको फ़ायदा मिलेगा। पर निगम में शामिल होने के बाद इतना ज़्यादा यहाँ पे समस्या हो गई है। छपरा भाटा सबसे बड़ी समस्या है। वहाँ चौक में एक तो जहाँ कभी कचरा होता है गाड़ियों द्वारा वहीं ला के डाल दिया जाता है। एक तो हम कचरे से बरसात में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेले हैं। कहने पे या फिर आंदोलन करने पे कभी कचरा उठा भी लेते थे, फिर वहीं डाल देते थे। और अब हम अगर सूखे के दिन में आए हैं तो हम सोचे कि चलो बरसात ख़त्म हो गया है, तब थोड़ा बहुत सूखा रहेगा तो आराम मिलेगा। तो अब भी देखो वहाँ पे कचरा डाल के अब उसमें आग लगा दिया जा रहा है और वो सारे आग के धुएँ पूरे मोहल्ले में, कॉलोनी में, अंदर चौक में फैल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे वहाँ से आते हैं, जाते हैं, कभी कुछ अप्रिय बड़ी घटना हो सकती है। तो इन सब को रोकथाम के लिए कुछ ना कुछ निगम को उपाय करना चाहिए। जनप्रतिनिधि जो हैं वो भी उसे ध्यान दे नहीं रहे हैं, क्योंकि हम बार बार उनको बोल चुके हैं कि छपरा भाड़ा में जो कचरा है आप डालिए, पर अंदर फेंकिए कहीं या रोड के किनारे को साफ सफाई रखिए, पर ये हो नहीं पा रहा है। बरसात में कचरे की बदबू झेल रहे लोगों के लिए यह धुआं किसी नई आफत से कम नहीं है। मोहल्ले वासी कहते हैं बदबू से महीनों परेशान रहे, अब धुएं ने जीना दूभर कर दिया है। जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने निगम प्रशासन पर सख्त नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई नहीं की और कचरा डंपिंग व आग लगाने की प्रक्रिया बंद नहीं की तो मंगला क्षेत्र के लोग उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। आए दिन यहाँ पे नगर निगम द्वारा कचरा डंप किया जा रहा है और कचरा डंप किया जा रहा है, उसके अलावा उस कचरे को जलाया भी जा रहा है, जिससे आप देख सकते हैं यहाँ पे धुआं और बदबू से लोग परेशान हैं। इसकी शिकायत प्रशासन के पास कई बार की गई है, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई किसी स्तर पर भी नहीं की गई है। जब पहले यहाँ पे पंचायत था तो जो हमारे पंचायत प्रतिनिधि थे वो उनको मना करते थे, तो वहाँ पे डंप नहीं किया जाता था, ना ही कचरा जलाया जाता था। लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे कि यहाँ पे चलना मुश्किल हो गया है। तो ये सब की परेशानी यहाँ पे है और विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ लोगों को हो सकती है और हो रही हैं। आज भी डंपिंग यार्ड अलग से बनाया गया है, वहाँ पे डंप किया जाना चाहिए, ना कि रिहायशी इलाके में। रोड की भी समस्या है, चलना मुश्किल है, वहाँ पे रोज़ कोई ना कोई गिरता है वहाँ पे। प्रशासन को शिकायत लगातार करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम लोग को काफ़ी दिनों से इससे दिक्कत हो रही है। ये है कि सूखे के दिनों में तो इतना ज़्यादा कचरा फेंक दिया जाता है जो रोड में फैल करके आ रहा है, और जो अभी गर्मियों के दिनों में जो जला दिया जाता है उसके लिए इतना धुआं हो रहा है। स्वास्थ्य में लोगों का ऐसे ही ख़राब हो रहा है, स्वास्थ्य छोटे बच्चों का, बड़ों का, बुज़ुर्ग लोगों को वहाँ सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। उसकी वजह से जो नगर निगम की वजह से इतनी तकलीफ़ हो रही है, मंगला वालों से जो दुश्मनी निकाला जा रहा है काफ़ी ज़्यादा। बोलो हर सीज़न के लिए पूरे शहर के कचरा को यहाँ ला के फेंक दिया जाता है। पंचायत में था तो एक बार थोड़ा सा ठीक ही था, लेकिन जब से नगर निगम हुआ है तो पूरे नगर निगम के शहर का पूरे कचरा मंगला में एक फेंकने का जगह बना दिया गया है। अब सवाल यह है कि क्या नगर निगम इस गंभीर समस्या पर तुरंत कदम उठाएगा या फिर यह मामला भी पिछली शिकायतों की तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। मंगला क्षेत्र के हजारों लोगों की सेहत पर मंडराते इस खतरे को देखते हुए प्रशासन की अगली कार्रवाई बेहद अहम होगी। जैन न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र नगर में शिक्षकों की भारी कमी से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। लंबे समय से मांगों के बावजूद रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं होने से हालत गंभीर बने हुए हैं। एक ओर शासन प्रशासन शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की बात करता है, वहीं दूसरी ओर राजेंद्र नगर का ये शासकीय विद्यालय वर्षों से शिक्षकों की कमी की मार झेल रहा है। राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र, रसायन और भूगोल जैसे महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक सेवानिवृत्ति के बाद अब तक नियुक्त नहीं किए गए। इसके चलते कक्षा 11वीं के 45 और 12वीं के 35 विद्यार्थी उचित मार्गदर्शन से वंचित है और पढ़ाई में लगातार समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हमारे यहाँ कला चलता है
राजनीति अवलिक इतिहास एक पद रहता है, वो पिछले 2 साल से खाली है। उसी तरीके से भूगोल आधुनिक अर्थशास्त्र यह भी पद हमारे 2 साल से खाली है। उसी तरह से हम देखें तो लगभग साल भर से ज्यादा पिछले सितंबर से रसायन शास्त्र के पद खाली है। तो रसायन शास्त्र का जो अध्यापन कार्य है, जो हमारे अन्य साइंस के टीचर है, जैसे भौतिक शास्त्र के हैं और बायो के हैं, जीव विज्ञान के हैं, ये क्लास हमारा खास करके कला संकाय का है। बच्चे भी ज्यादा हैं, 11वीं कक्षा में 45 बच्चे हैं, 12वीं कक्षा में 35 बच्चे हैं। तो ये थोड़ा प्रभावित तो हो रहा है, किसी भी तरह से अपने स्तर पे मैनेज करने का प्रयास है लगातार किया जा रहा है। स्थिति इतनी गंभीर है कि प्राचार्य मोहनलाल पटेल और मौजूदा शिक्षक ही अतिरिक्त विषयों का भार संभालने को मजबूर है। स्कूल प्रबंधन ने कई बार शिक्षकों की पूर्ति की मांग की है, लेकिन अब तक कोई नियुक्ति नहीं हो सकी। छात्रों के भविष्य से जुड़ा ये मामला प्रशासनिक उदासीनता का उदाहरण बनता जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए पिंटू दुबे के साथ राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। इधर तखतपुर में सतनामी समाज को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद कथावाचक आशुतोष चैतन्य महाराज का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने समाज से माफी मांगी है। महाराज ने कहा कि उनके बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई तो वे उसके लिए खेद प्रकट करते हैं। बता दें कि एक दिन पहले दिए गए विवादित बयान के बाद इलाके में बवाल मच गया था। सतनामी समाज के लोगों ने महाराज की गिरफ्तारी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मेरे कथा के माध्यम से विगत दिवसों जो भी मेरे द्वारा वक्तव्य दिया गया है, उस वक्तव्य में सतनामी समाज के जो मेरे परिवार है, उनके दृष्टिकोण, उनको ठेस पहुंचाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। और दूसरी बात ये कि मुझे अधूरा जानकारी भी रही। शायद मेरे को जो जानकारी हुई थी वो पूर्ण जानकारी ना होने के कारण से मैंने मिस्टेक बाई मिस्टेक वो शब्द निकला। पर मैं चाहूँगा कि जो भी इस शब्द से आहत हैं मेरे भाई बहन, उनसे मैं हृदय से खेद व्यक्त करता हूँ एवं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं चाहूँगा कि भविष्य में इस तरह से मेरे द्वारा कोई ऐसी गतिविधियाँ नहीं होंगी जो किसी भी भाई बहनों के हृदय को ठेस पहुँचाएगा, क्योंकि सतनामी हमारे ही अपने अंग हैं, अपने परिवार हैं। बिलासपुर रेल मंडल में बाल दिवस इस बार बेहद खास अंदाज में मनाया गया। रेलवे स्कूल नंबर 1 सहित सभी रेलवे स्कूलों में चिल्ड्रंस डे का भव्य आयोजन हुआ, जहां बच्चों की ऊर्जा, रंग और प्रतिभा ने पूरे माहौल को उत्साह में बदल दिया। सुबह से ही स्कूल परिसर उत्साह से सराबोर दिखा। रंग बिरंगी सजावट, आकर्षक होर्डिंग्स और बच्चों द्वारा बनाए गए पोस्टर पूरे कैंपस में बाल दिवस की अलग ही चमक दिखा रहे थे। रेलवे स्कूल नंबर 1 में लगे फूड स्टॉल, गेम जोन और एक्टिविटी कॉर्नर बच्चों और अभिभावकों के लिए खास आकर्षण बनी। कार्यक्रम की शुरुआत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई, जहां बच्चों ने मनमोहक नृत्य, देशभक्त गीत, ग्रुप सॉन्ग्स और नाटक प्रस्तुत किए। बच्चों की प्रस्तुतियां इतनी शानदार थी कि माता-पिता और अतिथियों की तालियों से पूरा परिसर गूंज उठा। साइंस एक्सपो भी कार्यक्रम का एक बड़ा आकर्षण रहा। बच्चों ने इनोवेशन पर आधारित मॉडल प्रस्तुत किए। सोलर टेक्नोलॉजी, वाटर कंजर्वेशन, ट्रैफिक सिस्टम, मिनी रोबोटिक मॉडल जैसे कई प्रोजेक्ट्स ने सबका ध्यान खींचा। स्पोर्ट्स कनेक्टिविटी में बच्चों ने ऊर्जा और टीम वर्क का बेहतरीन प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि डीपीओ रूहीना तुफैल खान ने बच्चों की प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए ये कहा कि रेलवे स्कूलों के छात्र हर साल नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की कला, आत्मविश्वास और मेहनत देखकर रेल प्रशासन बेहद ही गर्व महसूस करता है। बच्चों ने बहुत मेहनत से एग्जीबिशंस लगाए हैं, आर्ट एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन, मैथ्स एग्जीबिशन, जो दिखाता है कि बच्चों की लर्निंग जो है वो एक अच्छी दिशा में है, अच्छी डायरेक्शन में है और बच्चों में टैलेंट है बहुत ज़्यादा। और आज बहुत उत्सुक है बच्चे, तो हम भी खुश हैं कि हम उनके साथ ये दिवस को मना रहे हैं। बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? बस बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि ये जो लर्निंग की उनकी क्यूरियोसिटी है, लर्निंग पावर है, इसको हमेशा ज़िंदा रखें। हमेशा इंक्विजिटिवनेस उनके अंदर होनी चाहिए ताकि वो जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। स्कूल प्राचार्य महेश बाबू ने बताया कि कार्यक्रम को 4 विभिन्न हिस्सों साइंस एजुकेशन, स्पोर्ट्स, कल्चरल और
स्टॉल एक्टिविटी में बांटा गया था ताकि हर बच्चे को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सके। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर आयोजित बाल दिवस ने न सिर्फ बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाई, बल्कि रेलवे स्कूलों में रचनात्मकता और उत्सव का सुंदर संगम भी दिखाया। बिलासपुर रेलवे स्कूलों में मनाया गया ये बाल दिवस बच्चों की चमकती प्रतिभा के नाम रहा। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। सरकंडा थाना क्षेत्र स्थित बहतरई स्टेडियम खेल परिसर के पास एक अजीबोगरीब घटना सामने आई, जहां नशे की हालत में कृष्णा नामक युवक सड़क पर मौजूद अजगर से बार बार खिलवाड़ कर रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक की हरकतों से गुस्साए अजगर ने अचानक उसके हाथ पर जोरदार हमला कर दिया और उसका काफी देर तक हाथ छोड़ने का नाम नहीं लिया। स्थिति बिगड़ते देख एक कार चालक ने बड़ी मुश्किल से युवक को अजगर के प्रकोप से छुड़ाया, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि नशे में धुत कृष्णा ने उल्टा उसी कार चालक को मारने के लिए दौड़ पड़ा। युवक की लापरवाही और नशे की हालत ने न केवल उसकी जान जोखिम में डाली, बल्कि आसपास मौजूद लोगों को भी दहशत में डाल दिया। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।